तो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 टी.एस. ग्रेवाल और टॉपिक है गुडविल, इट्स नेचर एंड वैल्यूएशन। इज दिस क्लियर? गुडविल का सबसे पहले हमको देखना है कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। गुडविल का मीनिंग है रेपुटेशन और इमेज ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑफ ए फर्म, है ना, कि उसकी रेपुटेशन या इमेज क्या है। बिकॉज दिस इज़ ए वेरी वैल्यूएबल एसेट एंड बिकॉज ऑफ रेपुटेशन और इमेज ऑफ ए firm earned some extra profits. So first of all we are going through the nature of goodwill. So nature, goodwill का nature देखिए। नंबर 1, it is an intangible asset. किसको बोलते हैं आप intangible asset? जिसको कि हम देख नहीं सकते, that is intangible asset. So it is an intangible asset. tangible assets क्या होती हैं? जैसे plant and machinery, land and building, ये सब हमारी tangible assets हैं। लेकिन goodwill कैसी asset होती है? intangible asset. तो पहला इसका नेचर ये है। सेकेंड इज इट इज़ एन एक्स्ट्रा और हायर प्रॉफिट अर्निंग पावर, है ना, कि इस अगर फर्म की गुडविल है, अगर आपकी रेपुटेशन है, तो उस केस में आप कम कैपिटल लगा करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सो दिस इज़ एक्स्ट्रा और हायर प्रॉफिट अर्निंग पावर, है ना। नेक्स्ट इज अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स। तो जब किसी फर्म की गुडविल अच्छी होती है तो उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। अब जैसे आप मार्केट में देखते हैं कि सेम नेचर की शॉप्स हैं बहुत सारी, लेकिन किसी के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं और कहीं पे कोई कस्टमर है ही नहीं। तो जिसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इसके मतलब उसकी अच्छी रेपुटेशन है, वो अपने कस्टमर से अच्छी डीलिंग करता है, कस्टमर्स की केयर करता है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट देता है, उसके प्राइसेस अच्छे हैं, है ना, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो ये सब मिल करके गुडविल बनती है और ये और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। तो जब कस्टमर्स आपके पास बहुत सारे आएंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा? आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। जब आप प्रोडक्ट की सेलिंग अच्छी होगी तो आपके प्रॉफिट्स भी नेचुरली बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो दिस अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स। डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म। गुडविल कैसी थी? इंटेंजिबल। तो इसका फिजिकल फॉर्म तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। नेक्स्ट देखिए, एग्जैक्ट वैल्यूएशन इज़ नॉट पॉसिबल। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, तो इसका आप एग्जैक्ट वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमको ये दिखता नहीं है। और सीधी सी बात है, बताया जा रहा है, ये अपने बता रहे हैं कि हमारी गुडविल 1 करोड़ की है, लेकिन दूसरा कहता है इनकी गुडविल 2 कौड़ी की है। तो एग्जैक्ट वैल्यूएशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द नेचर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट इज इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। गुडविल का हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, गुडविल को हम बाई कर सकते हैं, गुडविल को हम सेल कर सकते हैं। ये बॉट एंड सोल्ड किस केस में होता है? इन केस द रनिंग बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ परचेज्ड बाई सम अदर फर्म। अब जैसे आप बताएं, इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप लोग थम्स अप देखा होगा ब्रांड, उसमें नीचे लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला। लेकिन पहले थम्स अप किसका था? पार्ले ग्रुप का था, ठीक। लेकिन जब कोका कोला इंडिया में आया तो यहाँ पे वो इस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि थम्स अप की मार्केट इतनी ज़्यादा थी, उसके बहुत अच्छे नेटवर्क था, है ना। तो फिर कोका कोला ने जब थम्स अप ब्रांड को परचेज़ किया, तब वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सही से मार्केट कर पाया, है ना। उसको थम्स अप की वजह से उसको बहुत अच्छी जंप मिली। तो जब उसने थम्स अप को ख़रीदा तो उसने नेट एसेट्स के लिए तो पैसा दिया ही, इसके अलावा और उसने एक्स्ट्रा अमाउंट किस बात का दिया? गुडविल का। क्योंकि गुडविल या ब्रांड नेम या फर्म नेम, इससे बहुत सारे कस्टमर्स जुड़े होते हैं। तो जब बहुत से कस्टमर्स जुड़े हैं, तो जब किसी दूसरे ने परचेज़ कर लिया तो उसको उतने सारे कस्टमर्स पहले के बैठे बैठाए मिल जाते हैं। तो दिस इज़ गुडविल। और गुडविल इज़ इंटेंजिबल, उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, और इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, है ना, इसके हमको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस का मतलब होता है ऑफ नो वैल्यू। जिस एसेट की कोई वैल्यू ना हो उसको फिक्टिशियस बोलते हैं। तो क्या गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती? होती है ना। तो गुडविल इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट इज गुडविल इज़, ये एक बेस लिखा है इसका, कि गुडविल इज़ एसेंस ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस की एक तरीके से एसेंस, बिजनेस की मेन स्पिरिट क्या है? गुडविल। कि अगर हमारी बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी गुडविल है, तो हमारा बिजनेस सर्वाइव करता है, और अगर गुडविल नहीं है तो हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता। अब हमारा नेक्स्ट आता है इट वाज नेचर ऑफ गुडविल, कि इसके नेचर में क्या क्या चीज़ें थी, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल का आप वैल्यूएशन कैसे करोगे, है ना। सो
आपने इसमें गुडविल के वैल्यूएशन में क्या चीज़ें देखी? नंबर 1, इट्स एग्जैक्ट वैल्यूएशन इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन हम इसका एस्टिमेशन करते हैं। तो सच एस्टिमेशन इज़ मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। तो पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट हो जाता है कि वो आखिर गुडविल को कैसे वैल्यू करने जा रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। नंबर 1 इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। सीधे बैठ जाओ। दिस इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। तो इन तीनों केसेस में इसका कैसे ब्रेकअप है, कैसे इसकी चीज़ें वो आप देखते चलिए। तो नंबर 1 इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये किस पे स्ट्रेस है? एवरेज प्रॉफिट पे। एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इसका गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो देखें, एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी 2 अलग अलग मेथड से क्लासिफिकेशन किया है। नंबर 1 सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट वन इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के केस में फार्मूला क्या है? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, है ना, इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है, कैसा प्रॉफिट चाहिए हमको? नॉर्मल, है ना। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट, अब जैसे डिफरेंट ईयर्स हैं, उसने बताया कि 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आप ईयर ऑफ परचेज जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, उससे मल्टीप्लाई करके आप गुडविल निकालेंगे। तो इसको नॉर्मल वर्ड क्यों लिखा हुआ है? कि इफ़ एनी एबनॉर्मेलिटी इज़ देयर इन प्रॉफिट्स दैट इज़ टू बी न्यूट्रलाइज्ड। अब एबनॉर्मेलिटी क्या होती है? अब इसका आप एक थोड़ा देखें। मान लिया किसी ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं, है ना, अब करंट ईयर का प्रॉफिट है मान लिया 31 मार्च 2022 का, है ना, 5 लाख के प्रॉफिट है, और उसमें बताया गया है कि 5 लाख का जो प्रॉफिट है इसमें 1 लाख का डिविडेंड रिसीव्ड एडेड है। तो क्या डिविडेंड रिसीव्ड हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ? क्या हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल प्रॉफिट, तो आप उसको हटा देंगे। हमको कहीं से इंटरेस्ट मिला, हमें कहीं से इंश्योरेंस का क्लेम रिसीव हुआ, है ना, तो अगर इफ़ इट इज़ कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, सो दैट इज़ टू बी डिडक्टेड। लाइकवाइज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर आपने एक्सपेंसेस में कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस दिखा रखा है, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो दैट इज़ एबनॉर्मल, दैट इज़ नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट्स वाई दैट इज़ टू बी न्यूट्रलाइज्ड। तो आपने प्रॉफिट लॉस में एज एन एक्सपेंस इसको दिखा रखा है, तो उसको न्यूट्रल करोगे तो क्या करोगे? ऐड बैक कर दोगे। तो इस तरीके से हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट बना लेते हैं, और फिर डिफरेंट ईयर्स के जब प्रॉफिट्स की जो एबनॉर्मेलिटी थी इसको आपने न्यूट्रल कर लिया और नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? एवरेज प्रॉफिट, है ना। और एवरेज प्रॉफिट को ईयर ऑफ परचेज जो कि आपके क्वेश्चन में दिया होता है उससे मल्टीप्लाई किया तो आपकी गुडविल आ गई। सो दिस इज़ इन केस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बात आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के केस में, है ना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो इसके अकॉर्डिंग गुडविल? यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट किसका होता है कि हमको जो नॉर्मल प्रॉफिट्स दे रखे हैं, हमको जो प्रॉफिट दिया है उसमें साथ में क्वेश्चन में ही आपको वेट दिया होता है कि जैसे मान लिया 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए, उसने बताया कि वेट इज़ टू बी टेकन एज 1 to 3 या 3 to 1, है ना, ये भी आपके क्वेश्चन में होगा। तो अकॉर्डिंगली सबसे पहले आप प्रॉफिट्स लिखेंगे डिफरेंट ईयर्स के, नंबर ऑफ, पहले तो ईयर्स लिखी, फिर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स, देन वेट, एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाई कंसर्न्ड वेट, तो क्या आएगा आपके पास? प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का जो आप समेशन करोगे तो वो क्या होगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट लिख लिया, इसको डिवाइड किससे करोगे? जो टोटल वेट है, वेट जैसे इसने दिया 1 to 3, तो आप सबका टोटल कर लेंगे, क्या वेट हो गया? 6, है ना, उससे डिवाइड कर दोगे, और ईयर ऑफ परचेज, यहाँ पे भी ईयर ऑफ परचेज, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट अमाउंट ऑफ गुडविल। इज दिस क्लियर? तो इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के में 2 इसके पार्ट थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसकी बात हो गई। देन द नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में आप गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। तो ईयर ऑफ परचेज आपके क्वेश्चन में दिया होता है कि 2 ईयर ऑफ परचेज, 3 ईयर ऑफ परचेज, 4 ईयर ऑफ परचेज, लेकिन हमें बात करनी है इसकी सुपर प्रॉफिट की। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो आपको नॉर्मल कोर्स से ज़्यादा प्रॉफिट मिला, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। अब जैसे मान लिया
आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल लगी हुई है 10 लाख रुपीज़ एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20%, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख रुपीज़, लेकिन आपने अर्न किया है 2,50,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 50,000। यानी एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म को हुआ उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इफ डिडक्टेड द डिफरेंस इज सुपर प्रॉफिट, सो दैट प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाई ईयर ऑफ परचेज एंड यू गेट अमाउंट ऑफ गुडविल। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट चलिए, दिस इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन किसका करते हैं आप? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये ध्यान रखना, ये जो एरो आया हुआ है इसमें भी आपके ये 2 पार्ट दे रखे हैं। तो आप कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन करते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें आप क्या देखेंगे? अब जैसे मान लिया 2-3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोला उसने, है ना, और जो भी प्रॉफिट आपका आया, जैसे मान लिया आपका प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट आया 5 lakhs, और ये बताया गया कि इस बिजनेस में या इस इंडस्ट्री में 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप ये बताएं कि जो ये 5 लाख का आपका एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट है, इसको अर्न करने के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, और आपको प्रॉफिट्स कितने हुए 5 lakhs, तो कितना पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए 50 लाख, है ना। कैसे किया आपने? 5 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 10%, 100/10, है ना, तो कितनी अमाउंट आई 50 lakhs। तो व्हाट इज़ दिस 50 lakhs? ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। तो आपने क्या निकाला? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, किसी भी ईयर्स का उसने बता रखा है कहीं, तो आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया प्रॉफिट को, किसके बेसिस पे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो वो आपने 50 lakhs लिख दिया। अब अगर आपकी एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 32 lakhs ओनली, तो डिफरेंस बिटवीन 50 lakhs एंड 32 lakhs इज गुडविल, 18 lakh इज योर गुडविल। अब इसको समझने की कोशिश करो कि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या था 10%, तो उस हिसाब से 32 lakhs पे हमको 10% के हिसाब से 3,20,000 ही तो प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन हमको प्रॉफिट कितना हुआ 5 lakhs, यानी हमको ज़्यादा हुआ। किस वजह से हुआ? क्योंकि हमारे पास कोई एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी कोई अच्छी सी वर्थ है, और गुडविल को क्या बोलते हैं? इट इज़ एक्स्ट्रा हायर प्रॉफिट अर्निंग पावर। तो हमने यहाँ पे अपनी उस गुडविल की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट से हमको ज़्यादा हुए। सो दैट अमाउंट यू हैव टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला व्हेन प्रॉफिट इज कैपिटलाइज्ड। तो वट एवर प्रॉफिट योर फर्म हैज़ अर्नड, it is capitalized on the basis of normal rate of return. You get capitalized value of average profit by deducting actual capital invested in the business, है ना। actual capital आप capital invested कितनी है, capital employed कितनी है, ये आप निकालने का देखते हैं फार्मूला कैसे निकालते हैं, है ना। तो वो आप इससे माइनस कर दोगे तो you will get value of goodwill. Likewise जब हम सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आपने निकालना सीखा कि कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। तो जो हमारा सुपर प्रॉफिट है उसको आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या करते हो? कैपिटलाइज कर देते हो। जैसे अभी आपने यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया था, है ना, जो 5 lakhs था इसको कैपिटलाइज किया था, तो मान लिया वही हमारा सुपर प्रॉफिट है, तो आप उसको कैपिटलाइज कर दोगे। सेम प्रोसीजर है, जो भी सुपर प्रॉफिट इंटू 100/100 कैपिटलाइज हो गया, और एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस, यू विल गेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये हमारा गुडविल का बेसिक कंसेप्ट था, जो कि आप इस चैप्टर में इसकी पे बेस सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। तो इसको आप अच्छे से करिए, इस थ्योरी को बार बार रिवाइज करिए, है ना। तो एक बार इसका बेस आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और रिवाइज करिए।